कैसा माहौल रहने वाला है? अब इसमें तो भाषण का समय नहीं है, इसमें समय है मुद्दों की बात है, देश के मुद्दों की बात है। देश के मुद्दे हमारे जो है हमारे नौजवान छात्र हैं, वो कभी उसका ईमान और धर्म नहीं है और न उसके आगे पीछे कुछ है। वो फुटपाथ का व्यक्ति है, अभी भी वो फुटपाथ पे ही है। उसकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वो फुटपाथ पे झाड़ के नीचे सोता था और उसकी मानसिकता भी आज भी वही है। कट्टर हिंदुत्व के समर्थक है, उनके हम कट्टर विरोधी हैं। वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को विनाश के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। संवैधानिक व्यवस्थाओं को अपने कब्जे में कर लिया है। चुनाव होने की बात है, उसको उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। चुनाव आयोग को अपने कब्जे में कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट भी बिका हुआ है। वो हाथी पर भी उन्होंने संविधान लेकर घूमे थे गुजरात में, मुझे मालूम है। हाँ। वो भी एक नाटक है उनका, वो बहुत बड़ा मदारी है। क्या कर रहे हैं आप? 1 मिनट अब सभी प्लेटफॉर्म पे आ गया है। सब्सक्राइब करें और खबरों का आनंद लें। जब भी जिक्र भोपाल का होता है तो यहाँ का जिक्र इसलिए होता है क्योंकि भोपाल की 3 तरफ से झीलें हैं। भोपाल अपने आप में ही एक नसीहत है। बात भोपाल की हो तो भोपाल हमेशा से ही एक प्रकार से चर्चाओं में रहा है, चाहे वो राजनीति को लेकर हो, चाहे वो पर्यटन को लेकर हो। नमस्कार, मेरा नाम राजन तिवारी है और आज हम मौजूद हैं झीलों के शहर भोपाल में। ये बड़ा तालाब है और यहाँ पर बहुत सारे दूर दूर से पर्यटक आए हैं जो यहाँ पर तालाब और झील देखकर यहाँ पर मनभावित हो रहे हैं। तो ऐसे में आज हम ये जानने पहुँचे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश की जनता और जो बाहर से पर्यटक आए हैं वो भोपाल को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि देश में चुनाव है और राजनीति बिल्कुल गर्म पर है। तमाम लोग राजनीतिक तरीके से बातचीत भी कर रहे हैं। 2024 में मध्य प्रदेश की जनता का क्या मिजाज है ये जानने के लिए हम आ पहुँचे हैं बड़े तालाब में। तो कुछ ऐसे लोगों से बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर 2024 में मध्य प्रदेश की जनता, भोपाल की जनता क्या सोच रही है, किन मुद्दों को लेकर वो वोट करना पसंद करेगी और वो किस प्रकार के नेता को इस बार मौका देना चाहती है। तो आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं जनता की राय। अच्छा, इस बार अनूपपुर की जनता किन मुद्दों पर वोट करना चाहेगी? क्या मुद्दे हैं, मूलभूत मुद्दे हैं कि अभी अनूपपुर में आपके जो भी नेता हैं उन्होंने वादे किए होंगे कुछ ना कुछ कि हम आएंगे, तो ये चुनाव तो कुछ पता ही नहीं चला कि कैसे क्या है। मतलब जो प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं कोई हाईलाइट आए ही नहीं, ठीक है ना। तो लगभग एक पक्षी वोटिंग हुआ है। अच्छा, एक पक्षीय वोटिंग हुआ, ऐसा लगता है आपको? लगता है बिल्कुल। तो वो पक्ष कौन सा है जो एक पक्षीय वोटिंग हुआ है? बीजेपी। कौन कैंडिडेट था? हिमाद्री सिंह। अच्छा, बाकी और कौन कौन से मुद्दे हैं अनूपपुर के जो? अनूपपुर पे देखिए अभी नया जिला बना हुआ है, इसलिए बहुत अभी विकास की बहुत सी कमियां हैं अभी। आपके यहाँ बहुत फेमस स्थान है अमरकंटक। किन चीज़ों में फेमस है? एक थोड़ा सा अमरकंटक की अगर मतलब पौराणिक इतिहास की बात करें तो कैसा है, थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे। अच्छा है, एक दार्शनिक स्थल है और पवित्र स्थान भी है, ठीक है ना। वहाँ से सोन नदी भी निकलती है। कौन सी नदी? सोन नदी उद्गम वहीं से हो रही है। नर्मदा भी निकल रही है वहीं से, ठीक है। ये चीज़ें हैं वहाँ पे। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बार मध्य प्रदेश के किन मुद्दों पर लोग वोट करेंगे वो लेकर बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में क्या नाम है आपका? बी अधिकारी। क्या करते हैं, मतलब प्रॉपर भोपाल से हैं या कहीं बाहर से हैं? इंदौर से हैं। इंदौर तो सबसे स्वच्छ शहर है भारत का। यस। भोपाल आया, कैसा लगा आपको? भोपाल से इट इज ऑल द सेम। मैं भोपाल इंदौर ये सब तो करते रहता हूँ, ऐसे रिलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इस बार इंदौर में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जिन पर जनता वोट करना चाहेगी? विकास। इंदौर का विकास हुआ ना, आपको लगता है? सबको ही लगता है इंदौर के विकास हुआ। अच्छा, सबको ही लगता है। इस बार क्या मुद्दे रहे होंगे, मतलब इस बार 2024 में कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर इंदौर की जनता वोट करना चाहेगी कि ये अभी अगर ये चीज़ें मतलब अछूती हैं, जैसे कहते हैं नहीं है कि तमाम सारे ऐसे वादे होते हैं जो फाइलों में दब के रह जाते हैं और नेता उनको भूल जाते हैं, लेकिन इस बार उन मुद्दों पर महंगाई, बेरोजगारी या कुछ और चीज़ें? See, we are already number 5 in the world. समझ गए ना। अभी तो जर्मनी, फ्रांस इन लोग को डिफीट करना है, अपन जो 3rd पोजीशन में आना है बस। एंड इट इज़ पॉसिबल व्हेन देयर इज अ प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट, एंड प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट मीन्स मोदी गवर्नमेंट। अच्छा, ठीक है, जनता की अपनी अपनी राय है। क्या नाम है भैया आप लोगों का? मैं
अभी क्या है, पत्रकार वार्ता हमने हमारी आज कॉन्फ्रेंस थी। अच्छा। हाँ, तो वो कॉन्फ्रेंस हमारी ख़त्म हो गई। और आप लोग कि मतलब कैसे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे? हाँ, बता देते हैं। एक मिनट, ये कॉन्फ्रेंस की आप प्रेस नोट है, एक आप पढ़ सकते हैं। हम टोटल आरएसएस भाजपा जो कट्टर हिंदुत्व के समर्थक है, उनके हम कट्टर विरोधी हैं। वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को विनाश के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। देश बहुत भयानक मोड़ पे खड़ा है। हम लोग बहुत ही खतरनाक सफ़र से गुजर रहे हैं। हाँ, तो हम तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके जो आरएसएस के जो ये जैसे मतलब आपको कैसे लगता है कि किन किन आप पॉइंट्स पर आप बताना चाहते हैं कि मतलब देश खतरे में है या संविधान खतरे में है, कैसे आपको लगता है? संविधान खतरे में इसलिए है कि वो संविधान को मानते ही नहीं। जिस दिन संविधान लागू हुआ था, लेकिन संविधान का जब 60वां वर्षगांठ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को हाथी पर रखकर और कहा था कि उन्होंने कहा था, कई सारे मंचों से कह चुके हैं कि हम तो संविधान की बहुत मतलब इज्जत करते हैं। वो हाथी पर भी उन्होंने संविधान लेकर घूमे थे गुजरात में, मुझे मालूम है। हाँ। वो भी एक नाटक है उनका, वो बहुत बड़ा मदारी है। उसके बाद जब वो संसद में पहली बार आए थे तो वो उस समय भी संविधान पर दंडमस्तक किए थे और पूरे संविधान की खटिया खड़ी और बिस्तर गोल कर दिए। ये अनाड़ी गवार, जाहिल गवार लोग हैं, इनको संविधान की परिभाषा मालूम नहीं है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी को संविधान की ABCD मालूम नहीं है। अच्छा जी, और इसीलिए ये लोग, इनका एजेंडा है आरएसएस का कि ये मनुस्मृति को मानते हैं, जो ब्राह्मणों का धार्मिक पवित्र ग्रंथ है। वर्ण व्यवस्था, जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता पर इनका विश्वास नहीं। इनके आरएसएसओ का पूर्वजों का इतिहास उठा के देखो। ये बोलते हैं कि वर्ण व्यवस्था के आधार पे जो जितना भी जो छूत या शूद्र वर्ग है वो सिर्फ सेवा करने के लिए है, ब्राह्मण बनिया मारवाड़ियों की। उनको समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वो वोट का भी अधिकार से जब आज़ादी मिली थी तो गोवलकर, आरएसएस के कई लोगों ने कहा कि इनको मत का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, वोट का अधिकार। तो वो डेमोक्रेसी ख़त्म करना चाहते हैं। और वो सिटीजन अमेंडमेंट जो लाया है उन्होंने, उसका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहे हैं आप? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, वो उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटीज के लोग हैं और विशेष तौर पर अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग, उनसे वोट का अधिकार छीनना, उनको उनके ही देश में घुसपैठिया घोषित करना। 70 साल का रिकॉर्ड मांग रहे हैं, कहाँ से देंगे? तो ये कहीं आप मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब आपके जो मताधिकार उसको छीना जा रहा है? मताधिकार मतलब लोकतंत्र में तो सबके पास मतलब मत का अधिकार है ना, आप भी कर सकते हो। अभी ये आखिरी चुनाव है, नोट कर लीजिए पत्रकार महोदय जी। हाँ, अमित शाह ने 2019 में कहा था, वो तड़ी पार है गुंडा, उसने कहा था कि अगर 2019 हम जीत गए तो फिर कभी हमको 30 साल तक नहीं ठीक है। अगर आप ये कह रहे हो तो फिर आप किसको देखते हो कि मतलब अगर इस बार 2024 में बीजेपी या मोदी नहीं तो फिर कौन है? हाँ, ये बहुत बढ़िया। अभी देखो ये नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस विपक्ष में आप किसको देखते हो या आप किसे लाना चाहते हो? बता रहा हूँ ना, निपटाने के लिए 16 जितने राजनीतिक दल है जो सामाजिक न्याय पर विश्वास करते, जो संविधान पर आस्था रखते, जो डेमोक्रेसी पर आस्था रखते, वो सब इनको निपटाने के लिए एक हो गए। इंडिया कौन? इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन, और हम इंडिया गठबंधन के पूरे देश में समर्थन कर रहे हैं। और राहुल गांधी बने या फिर कोई भी प्रधानमंत्री बने, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम तो चाहते हैं कि भाजपा हटाओ और देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। ये हमारा आज का कॉन्फ्रेंस का भी उद्देश्य यही था। अच्छा, मतलब भाजपा हटाओ और देश बचाओ। देश बहुत खतरे में है, आप भी खतरे में है, आपको भी, पूरे पत्रकारों को। मैं बिल्कुल खतरे में नहीं हूँ, आप मेरी चिंता मत करें, मैं बिल्कुल खतरे में नहीं हूँ। मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि मैं निष्पक्ष हूँ और मैं जो चाहता हूँ वो बोल सकता हूँ। आप अपनी बात बताइए ना। नरेंद्र मोदी से आप एक बार कॉन्फ्रेंस करके देखिए, प्रश्न पूछ के जवाब दिया है कि आज तक कितने 10 साल में? नहीं, वो जवाब नहीं देता। सिर्फ जो पढ़ के जो लिख के दिया जाता है वो पढ़ता है, और कभी लाइट गोल हो गई या वो मिट गया तो फिर वो समझ में नहीं आता कि उसको क्या लिखा है। ऐसा नालायक मूर्ख व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है। देश में विपक्ष, जैसे अगर आप बात कर रहे हैं तो देखो, एक मजबूत लोकतंत्र में विपक्ष का होना बेहद ही जरूरी है। कोई भी हो, अगर देश एक बात में चला जाएगा तो जैसे ये
चाइना और रूस और ये बिल्कुल बिल्कुल मतलब तानाशाही चल रही है वैसे होगा। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि विपक्ष को अगर आगे आना है तो विपक्ष को भी तमाम मुद्दों पर आगे आकर मजबूती से अपना पक्ष रखना चाहिए ना। बिल्कुल आप सही बोलते हैं। जो अभी निजीकरण हुआ तो निजीकरण के खिलाफ पूरे विपक्ष को बिल्कुल डटकर इनके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। और लोकतंत्र की जहाँ बात है तो लोकतंत्र को तो ये मानते नहीं। लोकतंत्र ये लोग जो आरएसएस के जो लोग हैं, ये नरेंद्र मोदी या अमित शाह जो आरएसएस के लोग हैं, ये मुसोलिन और हिटलर के फॉलोअर है। ये उन्हीं के अनुसार देश को संचालित कर रहे हैं, उन्हीं के अनुसार तानाशाह। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया था, उनके पूर्वजों ने बनाया था, जनसंघ ने, और कितनी कुर्बानियां दी। जनसंघ से टूटकर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था और उस भारतीय जनता पार्टी का खात्मा कर दिया नरेंद्र मोदी ने। अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है, अब सिर्फ मोदी मोदी, घर घर मोदी, झूठलर मोदी, गुमराह करने वाला, धोखा देने वाला मोदी, देश को बर्बाद करने वाला मोदी। अगर मान लो सपोज दैट कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है जी। तो फिर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? अब वो तो देखो, वो लोग जाने, वो जो योग्य होगा उसको बनाए। हम तो ये नहीं कहेंगे कि राहुल गांधी को बनाओ या और किसी को बनाओ। नहीं, आपके हिसाब से आपको लगता है कि राहुल गांधी या राहुल गांधी के जैसे बारे में इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, न कांग्रेसी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देश का अगर सशक्त प्रधानमंत्री बनाना है तो राहुल गांधी को बनाना चाहिए। क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि आरएसएस और नरेंद्र मोदी को नतमस्तक करने वाला एक ही व्यक्ति है राहुल गांधी, जिसने ब्रिटेन में जाकर बोला था, जिसने देश को गुलाम बना के रखा था, वहाँ उसने अपने कॉन्फ्रेंस, अपने वहाँ पर परिषद में बोला था आरएसएस के खिलाफ कि आरएसएस ने सारे शैक्षणिक जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब पर कब्जा कर लिया है और लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया, संविधान को ख़त्म कर रहा है। तो ये उन्होंने क्यों बोला करके, जिस देश ने हमको गुलाम बना के रखा है वहाँ जाके इसने स्पीच क्यों दिया करके, उसकी इन्होंने पूरे प्लानिंग के तहत, वो गुजरात में जो मानहानि का मुकदमा चल रहा था तो उसको 2 साल की सजा दिलवाए, वो जज को खरीदे, ये सब न्यायपालिका भी बिकी हुई है। मतलब आप न्यायपालिका पे भी सवाल उठा रहे हैं? हाँ, न्यायपालिका में तो ब्राह्मणों का वास है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड नाम। फिर बचा क्या देश में? फिर बचा क्या? कुछ नहीं बचा। आप न्यायपालिका और सबको लाइन से खड़े कर सकते हो, एक दिन में नंगा कर सकते हो, लेकिन आप लोग वो काम नहीं कर रहे हैं। मीडिया से मैं भी हूँ, लेकिन मैं तो व्यवस्था के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के सरकार के नीतियों के खिलाफ मैं रोज लिखता हूँ। हाँ, तो वो इन्होंने उसकी संसद सदस्यता भी छीन ली, रातों रात बंगला छीन ली, और इनके बेईमान भ्रष्ट बीजेपी के लोग जो है, जो इन पर कई मुकदमे, बलात्कार, हत्या, खून के कितने मुकदमे चलते, उनके बंगले खाली नहीं किए, उनकी सदस्यता नहीं छीनी गई। तो विपक्ष मुक्त मजबूत होना चाहिए बोल रहे हैं आप लोग। तो ये तो जितने भी विपक्ष में इनके खिलाफ है खड़े या इनके नीतियों के विरोध, ये सबको गिरफ्तार करते, जेल भेजते। मैं बात करूं इंडिया गठबंधन की, जैसे नीतीश कुमार ने सबको लाकर एक मंच पर खड़ा किया था। जी। क्या कारण रहा कि नीतीश कुमार? देखो, नीतीश कुमार जो है वो आज की बात नहीं, वो पहले से ही दोगला व्यक्ति है। उसका चरित्र उठा के देखो, वो कभी उसका ईमान और धर्म नहीं है, और न उसके आगे पीछे कुछ है। वो फुटपाथ का व्यक्ति है, अभी भी वो फुटपाथ पे ही है। उसकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वो फुटपाथ पे झाड़ के नीचे सोता था, और उसकी मानसिकता भी आज भी वही है। जब सारे राजनीतिक दलों का गठबंधन बनाया, इंडिया गठबंधन बनाया, फिर वहाँ से कैसे हट गया? तो वो क्या है, उनको प्रलोभन देना या वो तो आपको बताना चाहिए ना कि कैसे हट गया। आप बताइए ना। वो तो आपको बताना चाहिए ना कि हम ये बता रहे हैं कि वो, जैसे नीतीश कुमार ने कहा कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, ये जो पार्टियों का गठबंधन था और ये जो सीटों का बंटवारा था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सीटों का बंटवारा हम लोगों में आपस में बैठ नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। ये कोई कारण नहीं था, वो तो मुखिया खुद ही था, उसको तो संयोजक बनाना चाह रहे थे। उसको खरीदा गया है या उसको धमकी दे दी गई कि तुम अगर हमारे पक्ष में नहीं आओगे तो तुमको जेल में ठूस दिया जाएगा, जैसा सबको ठूसा जा रहा है। मुख्यमंत्री, लोकतंत्र में मुख्यमंत्री को आप बिना सबूत के, बिना उसके आप जेल में डाल रहे हो। दिल्ली अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं? केजरीवाल रहे या वो सोरेन रहे वहाँ के, झारखंड के, तुम्हारा शिवराज सिंह चौहान देश का सबसे बड़ा भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। व्यापम घोटाला दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला था और खूनी घोटाला,
उसको आपने कुछ नहीं किया क्योंकि वो बीजेपी का है। केजरीवाल ने क्या किया? कब कोई साबित हो गया क्या? शराब घोटाला कोई साबित हुआ है? कुछ नहीं। आप उसको जेल में उसको जमानत नहीं देते। अरे तो जमानत तो प्रावधान है ना, अधिकार है। पीएमएलए एक्ट के तहत अगर उसकी गिरफ्तारी की गई है तो पीएमएलए एक्ट में यही होता है ना कि जब तक कोई भी अगर मान लो आरोपी है, अगर जब तक उस पर मामला चल रहा है तब तक उसको गिरफ्तार करके जेल में रखा जा सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आप अधिवक्ता हैं, आप शांति प्रकाश साहब दिल्ली से आए, आप उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति प्रकाश है। अच्छा, शांति जी प्रकाश जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिन मामलों में गिरफ्तार किया गया उसके थोड़ा सा आप अगर गहराइयों में बताने की कोशिश करें कि मतलब क्या है, कैसे है। देखिए, ये भाजपा का पूरा षड्यंत्र है। चूँकि चुनाव डिक्लेयर हो गया था, चुनाव के बाद उनको गिरफ्तार किया गया जिससे कि अरविंद केजरीवाल अपना प्रचार प्रसार न कर सकें, इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, डरे हुए लोग हैं ये। और बाकी जैसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो सिर्फ वो 4 लोग हैं जिनके 4 लोगों के बयान पे ही गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने तकरीबन जो पहला व्यक्ति है उसने 8 बार या 9 बार, जो भी मतलब अभी एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन 8 या 9 बार उन्होंने बयान चेंज किया। उसके बाद 10वें बार बयान दिया। सिर्फ 4 लोगों के बयान पे ही गिरफ्तारी हुई है। कि जो पहले एक्यूज बनाए गए फिर उनको सरकारी गवाह बनाया गया, तो वो सब दबाव में सारा काम हो रहा है। असलियत में वो उनकी गवाही नहीं है, दबाव बनाया जा रहा है दबाव दे करके। अच्छा, हाँ। कौन कर रहा है? अब इस पे तो आप मीडिया के लोग हैं, आप सर्च करिएगा कौन कर रहा है। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ ना आपसे, अगर आपने बताया तो कौन कर रहा है? मीडिया के लोग हैं, ये तो मीडिया का काम है कि इसको खोज करके लाएं हैं और जनता के सामने रखें। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि आज इस लोकतंत्र में इस तरह की लोकतंत्र की हत्या करके और सिर्फ एक ही। आप तो हमारे भी गुरु रहे हैं। ओके, धन्यवाद। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, क्या लगता है कि मतलब अब आपसे मैं क्या ही पूछूं क्या लगता है कि मतलब इस बार कैसा माहौल रहने वाला है? अब इसमें तो भाषण का समय नहीं है, इसमें समय है मुद्दों की बात है, देश के मुद्दों की बात है। देश के मुद्दे हमारे जो है हमारे नौजवान छात्र हैं जिनको हम लोग पढ़ाते हैं लिखाते हैं और उनको भविष्य, एक अच्छे भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। जिनको ये 2 करोड़ नौकरी देने की इन्होंने वादा किया था, नौकरी तो 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष दिया ही नहीं, बल्कि जो सरकार की 30 लाख नौकरियां हैं उसको भी छीन लिया। तो हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ होगा? ये बच्चे कहाँ जाएंगे? पहली बात, ये मुद्दा मुख्य मुद्दा है। ये हमारे भारत के भविष्य हैं, इनका भविष्य जो है बिल्कुल अंधकार में है। या इन्होंने किया है, हमारे मोदी जी ने किया है। ये मोदी जी की जो है वो करामात है जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं आज सड़कों पर घूम रहे हैं और लाठी खा रहे हैं और इन पर गोले बरसाए जा रहे हैं। तो ये प्रमुख मुद्दा है। दूसरा मुद्दा हमारे किसानों की है। यह भारत भूमि जो है कृषि भूमि है और कृषि भूमि पर हमारा देश आधारित है। कृषि भूमि को अगर हम व्यवस्थित बना दें, हमारे किसान सुखी हो जाएं, अन्नदाता सुखी हो जाएं, तो ये निश्चित है कि हमारा पूरा भारतवर्ष सुखी और माली हालत ठीक हो जाएगी। ये नहीं हो रहा है। और ये देखिए, ये मतलब विडंबना की बात है कि स्वामीनाथन को आप जो है उनको भारत रत्न दे रहे हैं, लेकिन उनके जो विचार हैं, उनके जो कमेटी की जो रिपोर्ट है, हाँ, उनकी जो रिपोर्ट है उसको आपने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि हम उसको लागू करने में असमर्थ हैं। तो किस बात की आप भारत रत्न दे रहे हो? भारत रत्न की बदनामी कर रहे हो, भारत रत्न पर तुम राजनीति कर रहे हो। इसी प्रकार से बिहार में किया गया, इसी प्रकार के उत्तर प्रदेश में भी किया गया। किसानों को जो है गोलीबारी हो रही है, उन पे सड़कों पर जो है कुचला जा रहा है, कांटे बिछाए जा रहे हैं, जिससे कि वो दिल्ली तक ना पहुंच सके, अपनी बात को ना वहाँ पर ला सकें और वो उनकी मांगों को जनता के सामने न रख सकें। ये बात की जा रही है। तो बताइए क्या होगा? ये लोकतंत्र है? कभी ऐसा देश में हुआ है? हम स्वतंत्रता के बाद आपसे बात करना चाहते हैं कि क्या स्वतंत्रता के बाद किसी भी व्यक्ति को अपनी बात कहने से रोका गया है? उन पर सर, मैं क्षमा चाहता हूँ, आप बहुत ही वरिष्ठ हैं और मैं आपसे कोई सवाल पूछ नहीं सकता हूँ, लेकिन आपातकाल का याद मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपातकाल निश्चित था और उस आपातकाल का जो कहते हैं भुगतना था वो भी कांग्रेस ने भुगता, ठीक है। लेकिन ये हम सही बात कहते हैं कि उस आपातकाल में गरीबों को, मजदूरों को, आम आदमी को कोई असुविधा नहीं थी, ठीक है। ये कोई असुविधा नहीं थी। आज तो आम आदमी
गरीब मजदूर मध्यम वर्ग तो अब रहा ही नहीं, वो उसकी पूंजी सब खत्म हो गई। अब छोटे मोटे उद्योग धंधे खत्म हो गए। अब इस देश में भी जैसे बिहार में पहले अमीर रहते थे और गरीब रहते थे, उसी प्रकार से लगता है कि उत्तर प्रदेश भी देश जो है, जो विकसित देश हो रहा था, वो अब जो है उसमें केवल अमीर हैं 10% लोग हैं और 90% ये लोग हैं। तो ये जो असमानता है, ये असमानता पहले नहीं थी, ये असमानता अब बहुत बढ़ी है। और यही नहीं, अब तो लोगों में ये पहचान होता है कि कौन कैसा कपड़ा पहन रहा है। कपड़ों से पहचान करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी कपड़ों से पहचान करते हैं। तो हमारा गरीब आदमी, मजदूर आदमी तो हमेशा गंदा कपड़ा पहनता है, धोती कुर्ता पहनता है, लुंगी पहनता है, पैजामा पहनता है, तो कपड़े से पहचान आपने कर लिया। लेकिन इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं होनी चाहिए, कपड़ों से नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा दोहा है कि राजा राज्य पूछते, विद्वान सरबत पूछते। हमारे विद्वान कुशवाहा जी ने कहा, अधिवक्ता ने, कि कपड़ों से किसी गरीबी से नहीं पहचान होना चाहिए। ये तो जो गरीबों को सेवा करता है, गरीबों का जो सेवक है, उससे पहचान होती है। अब्राहम लिंकन हुए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हुए, मुसोलिनी हुए, लेनिन हुए, हाँ, ये इन सब का जो पहचान है वो देश के गरीबी को मिटाने के लिए, गरीब की सेवा करने से हुआ है। तो इस रूप में हमारे देश में भी होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं ये 5 किलो अनाज देकर, आज हम अनाज दे रहे हैं उनको, और उनके बच्चों के हाथ में कटोरा पे कल भीख मांगेंगे वो। ये तो बहुत, आप ये कहते हो कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को हम जो है वो 5 किलो अनाज फ्री दे रहे हैं, तो फिर ये देश महान कैसे हुआ, ये देश शक्तिशाली कैसे? हाँ, मतलब 21वीं सदी में अगर हमारे देश के युवा 5 किलो राशन के लिए लाइनों में लग रहे हैं, तो फिर कैसे विकसित हुआ देश? नहीं हुआ। तो ये तो आपका वो कहना गलत है। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने संविधान को अपने कब्जे में कर लिया है, संवैधानिक व्यवस्थाओं को अपने कब्जे में कर लिया है। संविधान जो संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जो देश में जो निष्पक्ष और स्वतंत्र न्याय चुनाव होने की बात है, उसको उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। चुनाव आयोग को अपने कब्जे में कर लिया है। देखा आपने, अभी परिवर्तन किया, सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान हुआ, है ना, है हुआ ना। इसी के साथ ही साथ देखें आप कि सुप्रीम कोर्ट भी बिका हुआ है। हम तो ये कहते हैं, दावे के साथ हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें निष्पक्ष नहीं रह गया, दबाव में काम कर रहा है। ये दो जजमेंट दिए गए हैं। ये आपका जो बैलेट पेपर का है ना, ईवीएम का जो मामला है, ये तो दबाव में निर्णय दिया गया है, ये निष्पक्षता के रूप में नहीं दिया। पहला वोटिंग कब था? 16-17 अप्रैल को था, 19 को था। और उसके पहले आपके पास ये मामला था कि ईवीएम से ना कराया जाए। पूरी भारत के लोग जो है इसके विरोध में खड़े हुए हैं। क्या आप आइवरी टावर में बैठे हुए हैं, कान बंद, आँख बंद करके बैठे हुए हैं? आपको नहीं सुनाई दे रहा है? जनता की आवाज़ वो नहीं सुन रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि 19 को उसके पहले से तारीख है। भारतीय संविधान में संपूर्ण न्याय की बात कही गई, आर्टिकल 142 के अंतर्गत। संपूर्ण न्याय से क्या मतलब है? आपको रातों दिन लगाकर और 19 के पहले निर्णय दे देना चाहिए था। और 19 का निर्णय नहीं देने का मतलब है कि आपका बायस निर्णय है। आप जानबूझ कर उसको लटका के आगे बढ़ा दिए, जिससे कि हम कह दें कि भाई अब तो नहीं पॉसिबल है। वही हुआ। चलिए सर, आपने हमसे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। तो ये हम मौजूद थे भोपाल के बड़े तालाब पर, जहाँ पर तमाम लोगों ने अपने विचारों को बताया और आखिर 2024 में देश की जनता क्या चाहती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की तमाम और बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 1 मिनट। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज, सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।